तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सियासत जो है वो बहुत गर्म है क्योंकि उसमें धर्म संकट भी है, वक्फ वाला धर्म संकट भी है और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बुलडोज करना चाहती है, उसका धर्म संकट भी है। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है। कौन बेहतर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चूज वन। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस सेशन में देश की राजनीति पर बात होगी, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, उनका अभिनंदन है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उबाटा की नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तीन दिग्गज सांसदों के साथ तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। वक्फ पर क्यों छिड़ा है घमासान? ये रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से नहीं होगा, मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। सड़क से हमें संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमें इस कानून का विरोध करना है। वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे बिला रहे हैं। धर्म पर सियासत गरम। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है सियासत जो है वो बहुत गर्म है क्योंकि उसमें धर्म संकट भी है, टैरिफ वाला धर्म संकट भी है, वक्फ वाला धर्म संकट भी है और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बुलडोज करना चाहती है, उसका धर्म संकट भी है। जहां तक वक्फ की बात है तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है, लेकिन ये डिबेट जो डिबेट है मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है।
वक्फ की बात मैंने की। प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। जी, वक्फ की बात की और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना कह चाहता रहे हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना। जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पर बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया है, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया। इतना हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली हैं। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के पर बाद ये तो देश हिंदुस्तान की में- संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे अब बोलने का मौका दीजिए। जी जी, 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ का ना, मैं नहीं बोलता, क्लेम किया। हाँ, क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम। एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे? बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोलने, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेने, बाकी टाइम मैं आपको, बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा हो। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है, प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब
वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब इट्स अ वेरी एनकम्पेसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। अमेंडमेंट आपने नहीं माने और आपकी पार्टियों आपके इस बिल को जिन जिन आपके सहयोगियों ने सपोर्ट करा उन पे भी भारी पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ इस्तीफे आए रालोद से, कुछ इस्तीफे आए जनता दल यूनाइटेड से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वक्फ में बहुत क्लियर है, मंदिरों की, मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वक्फ का उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो लैंड का मामला है वो मैनेजमेंट का विषय है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। इमरान मसूद कुछ काउंटर पॉइंट नहीं, अभी सुन ले पूरी बात। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 का मतलब इसमें नहीं है। अब सुनिए 1993 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा मुतव्वली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 64 में कहा गया है। तो बहुत साफ बात है, इट्स लाइक कि जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मदरसे, अब आप कहेंगे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमारी उसका होना चाहिए। भाई दिस इज लाइक ए माइनॉरिटी कमीशन, तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा मुसलमान नहीं हो सकता। तो इनकी वो एक सिख भी हो सकता है। ये उस मानसिकता से हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता था, इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है। और एक बात मैं कह दूं, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बोध गया एक्ट है 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेंपल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए। नहीं, उसको बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है। यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है, और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी, अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल। तो क्या शिवसेना में एक सवाल, क्या शिवसेना उबाटा इस वक्त में जो प्रावधान बीजेपी की और एनडीए की सरकार लेके आई है उसके खिलाफ है? हमारे, अगर मैं क्लॉज बाय क्लॉज जाऊंगी, मैं आपको सब बता दूंगी। पर मैं एक मिनट, मैंने कहा शिवसेना यूबीटी कैन यू प्लीज अलाउ मी टू, आई एम अलाउइंग यू। हाँ, सो डोंट इंटरप्ट। जी, हम लोग बिल्कुल रिफॉर्म के साथ है। रिफॉर्म होना चाहिए, पर रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक पूरे वर्ग को आगे लेकर बढ़े। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जी, रही बात जो मैंने आपको बताया कि नॉन हिंदू अगर कोई डीएम बनता है तो वो उस टेंपल ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। ऐसे ही आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुसलमान के मन में शंका होगी कि क्या आप अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। एक मिनट। जी। हमने दूसरा हमारा था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो टीडीपी ने भी कहा, वो जेडीयू ने भी कहा, हाँ हम मानते हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ। ये भी अमेंडमेंट हमने कहा कि जो वक्फ लैंड होगी बाय राइटिंग होगी, ओरली कोई वक्फ लैंड डोनेट नहीं कर सकता है, वो भी उसमें लागू किया गया। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन्होंने हमारी ये बात भी सुन ली होती तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ये वक्फ रिफॉर्म शायद कांग्रेस पार्टी ने भी। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बात यह है 20 सेकंड में, केवल मुस्लिम समाज का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं क्यों चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं?
यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम गलत- किया है कि नहीं? ये- तमिलनाडु के तिरुचिंदरी मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं? तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। ओके, क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं कि मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यस, 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। और सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत को आज वोट इस कर रहे हैं वो। गठबंधन में वो शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग, जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर आपके साथ 270 में सरकार पढ़ चला रहे थे ले। वो इसलिए सब। मैं कहना चाहता हूं, ओके, एक मैं पुराना- बस- पूरी जी, बात कर, एक जी, लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ओके ओके, जवाब इमरान मसूद की बारी है अभी। देखिए मसूद साहब, अभी एंड अनइंटरप्टेड। अभी सुधांशु भाई ने बात कही और बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने उदाहरण दिए। बस यही आप अपनी बात के अंदर अपना आप ही अपनी मेरी बात कह गए। वक्फ कोई संस्था नहीं है कि सिर्फ संस्था की बात है। वक्फ मुसलमान का एक फरीजा है जो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है। और जितने मुस्लिम ममालिक आपने गिनवाए, उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामिक लॉज हैं और उसके अंदर वो वक्फ के हिसाब से चलने का काम करते हैं। और वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है। बस इतनी बात समझाने की तो बात है जो बात प्रियंका जी ने कही कि आप तमाम जगहों पर जी, आप तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ के अंदर, मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं। लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं, आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपका मुसलमान मसूद साहब, होना पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया था, क्या वो संविधान से ऊपर नहीं था, नहीं। जिसके अंदर ओवर रीच थी वक्फ की? नहीं, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, कहीं नहीं थी। ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुझे बताइए, 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जी, जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं किए जा सकती। आप तीनों पार्लियामेंटियंस हैं, मैं आप तीनों के भाषणों में से कुछ कुछ कोट करूंगा और मैं जानना मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्यों कहा? मैं शुरुआत कर लेता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। इमरान मसूद, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। इमरान मसूद, आपने बोला कि इस देश में मुसलमानों का गला घोटा जा रहा है, यह आपका बयान था। गलत क्या? नहीं, आपने बयान दिया कि इस देश में मुसलमानों को 2वें दर्जे का सिटीजन बनाया जा रहा है और गला घोटा जा रहा है। क्यों कहा? मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि आपका मुसलमान, बयान नहीं, अब वही बोल रहा हूं ना जी। मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकाले बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। अच्छा, वो संभल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी? आप मुझे एक बात बताइए, एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में, और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सब की मालिक एएसआई हो गई। सुधांशु त्रिवेदी, उन सब की मालिक एएसआई हो गई। जिसमें मस्जिद, एक सेकंड, जी। मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें? एएसआई तय करेगी कि हम कहीं वजू खाना बनाए, वजू करें कि ना करें? मैं एक लास्ट के अंदर दूसरा सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी समय है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने सदन में एक बात बोली जिसपे दिग्विजय सिंह को ऑब्जेक्शन हुआ, देश के गृह मंत्री खड़े हुए। आपने बोला कि इस देश के मुसलमान को कभी इशरत जहां से जोड़ा गया तो कभी किसी और के साथ जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि आप भी, मैं मतलब आपसे मेरा तारुफ भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना चाहते हैं? यह आरोप है। इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं: रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात।
इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में, वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है हाईएस्ट एजुकेशन में? पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, एक दो सिख रियासतें छोड़ दें, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है। 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला। सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ अगर आपको आपत्ति है तो। लाइए साहब, सुधांशु जी, हाउस पे दिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो था मैं उस पर आता हूं, लेकिन प्रियंका पहले बोले। एक लाइन बोल दूं इस पर। प्रियंका जी, देखिए मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता है। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए, जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। फिर अल ख्वारिज्म ने जो ट्रांसलेशन किया, जो मैथमेटिक्स दी, एल्गोरिथम वर्ड वहीं से आया है। कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ चला था, वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अली इदरीसी। उसके बाद जी इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में पैदा हुआ। सिर्फ प्रियंका जी को आने दीजिए, मगर अब्दुल कलाम के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ जाके खड़े हो ओके प्रियंका, हमारे पास बड़ी लर्नेड ऑडियंस भी है। वारिस पठान साहब बैठे हैं, आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ कि आप आवाज रेज कर दीजिए कि कोई दूसरा ना बोल पाए। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही थी और इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे, तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका आप कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है। बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी ने भी कहा, जिस औरंगजेब की कब्र में मरसिया पढ़ाने वाले को राज्यसभा आप भेजेंगे। के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं, ऐसे ही नहीं। अरे मैंने तो बताया मुसलमानों में क्या था और कहां से कहां पहुंचा। अमित शाह आपने मेरा सुना ही नहीं। क्या नहीं कोट किया हमने, अपना तो बोला ही नहीं। सिर्फ एक डॉक्टर अब्दुल कलाम। अमित शाह के लिए जब इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है।
लॉजिक की आवाज कम हो जाती है। ये तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आजकल। बोलिए प्रियंका जी। आपको समय कम मिला है शायद मुसलमानों के नहीं, हकों के प्लीज, बारे में बात करने का। ओके, प्लीज। ना मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा था, किस तरीके से वो प्रताड़ित थे, किस तरीके से वो गरीब किए जा रहे थे, सब किया। बेचारा सुधांशु जी ने उनका हक रखा है, और सुधांशु जी की वही मैंने बस यही रिपीट किया। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि हम ही मुसलमानों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हैरानी नहीं होती जब बीजेपी ये बात बोले कि हम मुसलमानों का कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही साउंड कर रहा था कि जिन्ना ने कहा मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि आप मुसलमानों के लिए हक नहीं दे रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी, अब ऐसा बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, नहीं। अब कई लोग कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए करना चाह रही है। अमित जी, अमित जी, एक नया अमित जी, टर्म एक सवाल मेरा जरा सा- सम्राट, मुसलमान हृदय अभी सम्राट। जी। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास ये का तो ज्ञान माना किया। आपने। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धमका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी और नहीं था। औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर। जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें नहीं चलाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट कैसे? करिए, नाम कोट करिए, कौन था वो? प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में। कैसी बात? 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक मिनट, अरे गलत। अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे हो? अरे कोई चेक कर ले जाके भाई। सिंध में किसके साथ फजलुल हक सरकार, बाद में अरे आए। सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र के नीति का पहले बयान अरे किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। एक करके इमरान मसूद देखिए, पहले अब आप दिक्कत क्या है सुधांशु भाई? आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी ये था। इनकी आलोचना कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? नहीं, जिन्ना आपका साथी था, हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी दोयम दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है दोनों दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके, नहीं सच्चे देखिए, अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दीजिए। आप ऐसी सच्चर बात कर रहे कमेटी ने कहा हैं, कि ये तो 12,000 करोड़ का- ये तो सुनिए, बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर हमें आपकी छवैया नहीं चाहिए। इसमें मेरा पॉइंट है, देखिए व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूं ये बात, देखिए इस देश में देश के मुसलमानों को पहले बाबर में उलझा के रखा, उससे पहले जिन्ना में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखा जा रहा है। मेरा निवेदन सुधांशु जी देखिए, इस देश में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, विपक्ष भी चाहता है विकास हो। टैरिफ की एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में छिड़ी हुई है। इस समय देश के अंदर चाहिए कि कहीं ना कहीं एकजुटता रहे। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, वो एक है तो सेफ है, क्या ग्राउंड पर दिखेगा? ये मैं एक बड़ा बिल्कुल point है। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। जी, दो जी। कॉन्टेक्स्ट हैं, एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्टोरेट थे उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28, और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। यही तो और जिन्ना चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी, और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से, क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया।
मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब यह सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। यह आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? यह राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर के साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके, ऐसा है आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं। भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाली जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है। जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनके जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत है। ओके, देखिए मैं एक बात कहूं, लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता, 80 करोड़ सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी। आपको पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हमको कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। तरीका है, मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, कुछ नहीं जानती है। हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहां का है? महाराष्ट्र विधानसभा का, वो औरंगजेब का इशू लाया। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का अरे एक मिनट, अब एक मिनट, बाकी पॉलिटिक्स, एक मिनट, मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अभी पार्टी का ये पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक नेता मुझे बताइए जिसने विषय शुरू किया, बताइए। चैलेंज करता हूं, अगर आपको पता है चैलेंज करता हूं। मुझे भी आने देंगे आप तीनों लोगों ने किया। अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों इंडिया अलायंस पे आता हूँ, फिर रैपिड फायर राउंड है। अच्छा ये बताइए, इमरान भाई, ऑल सेट, देखिए आप तीनों बहुत अपनी पार्टी के उम्दा स्पीकर हैं और तीनों को मैं अरसे से जानता हूं। इमरान मसूद, ये देखिए अब थोड़ी राजनीति की भी बात हो जानी चाहिए। ये सब जो चल रहा है, हम राइजिंग भारत के मंच पर है। एक बात बताइए, अब ये 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब आपने तो इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब बताइए क्या होगा? समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला था, समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ अलायंस का काम किया है। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये फैसला तो पार्टी का होगा कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना, मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाने की बात करूं, अपनी पार्टी के संगठन को बनाने का बात करूं। एकजुट है कि नहीं है? 100%। आपको दिखाई नहीं दिया कि पार्लियामेंट दिखाई दिया? एक मिनट, पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं।
जो मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हमें भाईजान बहुत तेज तेज बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जिन्ना आपके आदर्श होंगे, मेरे आदर्श तो थे नहीं ना, हैं। क्योंकि जिन्ना को हम सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं अपनी इस हालत का, बदतर हालत का जो आपने हमारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये फैसला तो पार्टी का होगा। अभी क्या माहौल है? हम लोग कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन क्या लड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियों पर दिल्ली में हमने एकजुटता देखी, केजरीवाल जी को एकजुटता के कारण निपटना पड़ गया। मैं बोल ही देता हूं। बिल्कुल मत रुकिए, इस मंच पे बिल्कुल मत रुकिए। तक भारतीय जनता पार्टी को हराने की कसम सारे इकट्ठे होकर खाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अच्छा, खाते रहेंगे तो नहीं हारेगी? बिल्कुल। तो कैसे करें फिर, हराए कैसे? ये फॉर्मूला तो बताइए महाराज, बताइए फॉर्मूला। देश सुन रहा है आपको। देखिए, मैंने आपको बता दिया कैसे, जब कसम नहीं खाएंगे तब हार जाएंगे। नहीं, हमें अपने जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें भाजपा को हराने का क्यों लक्ष्य रखना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में कहीं भाजपा ही आ गए। नहीं, गलत पे उन्होंने बोला स्लीपर सेल है हमारे यहाँ। राहुल गांधी ने विचारधारा के लिए बोला है, राहुल गांधी ने बोला विचारधारा बोला स्लीपर सेल है हमारी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में एक स्लीपर सेल है, राहुल जी ने बोला। नहीं, अमीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं जी। जितने अधिकार से आप कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलिए, आप क्या इतने मोदी जी अधिकार के से लिए बोल नरेंद्र पाएंगे? मोदी जी के लिए आप बोल पाएंगे? और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा है? अच्छी बात कही प्रियंका Thank जी, you. प्रियंका जी के लिए ताली बजाइए। प्रियंका जी ने बोला कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, मोदी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन राहुल जी ने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, पूछे कैसे? जिस दिन देंगे तो उनसे भी पूछेंगे। ये भी आप बात गलत कर रहे हैं साहब। 84 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के। एक मिनट, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में लिखा गया। ये कितने जर्नलिस्टों ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में नहीं लिखा गया मेरे भाई? और सुनिए, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल पहले का है। तो भाई, ऐसा अद्भुत ज्ञान जो राहुल गांधी जी के पास है, वो कहते जिसको तुम देख रहे हो वो राहुल गांधी वो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है ऐसा ज्ञान। और आप उसके बारे में क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? क्या बात आप बोल रहे हैं? देखिए साहब, अब कांग्रेस का आप व्यक्तिगत अभी आपने इतना सवाल पूछा। व्यक्तिगत इन्हीं के चैनल पे कहा था। हमारे मैं किसी काम से आया हूँ, कोई अवतार। अरे सुनिए, ऐसी बात कर आपने पूछा सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे या नहीं, ये जानते क्या सवाल? इसके बारे में आप बोलेंगे? इसके बारे में भी इस पे सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। मैं पूछूंगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारे तो वो हमेशा साथ थे, 95 से बीच में थोड़े समय के लिए अलग हुए, तो हमारे साथ रहेंगे। मगर इनके साथ जानते क्या स्थिति है? लोकसभा में साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में अलग हो गए, फिर वक्त पे साथ आ गए, फिर अलग हो गए। इनके लिए एक लाइन है सपा और कांग्रेस के रिलेशन के लिए कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या होगा। ओके, रैपिड फायर राउंड है। एक सवाल, दो सवाल हैं। सबसे पहले इमरान मसूद साहब आपसे, कौन बेहतर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चूज वन। आप कैसी बात कर रहे हैं? नौकरी खतरे में डाल नहीं, अब मैं डबल माइक लगाऊंगा। मुझे आप एक बात सरिए, आप पूछेंगे। रैपिड फायर राउंड का मतलब होता है ना एक लाइन में जवाब। अब एक लाइन में जवाब भाई। नहीं, आप राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं पूछ दूंगा। ओके, अब मुझे मौका दीजिए। इमरान मसूद, अगला सवाल आपसे। वक्फ संशोधित कानून मानना सही है या गलत? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? मानना सही और गलत तो एक अलग विषय है। मानना जब कानून, देखिए कानून अगर बन गया और हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे मोहर लग जाती तो मानना पड़ेगा। ठीक है, देश कानून से चलता है, देश हमारे बात से नहीं चलता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, विपक्ष का बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या उद्धव ठाकरे? चूज वन। महाराष्ट्र के लिए तो उद्धव ठाकरे जी हैं। और देश के लिए? मेरे लिए तो एज माय पार्टी लीडर उद्धव ठाकरे जी हैं। आई एम वेरी क्लियर। देश के लिए देश के लिए भी अगर उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छा मॉडल दिया तो देश का भी एक अच्छा मॉडल ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। और किसकी विचारधारा आपकी विचारधारा के, यानी आपकी पार्टी की विचारधारा के ज्यादा करीब है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी की, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करूंगी, जिनका मैं वही कंप्लीट कर लूं, एक्साइटेड मत होइए जी। के दिल में राम, हाथ में काम, आपको किससे क्लोजेस्ट है वो आप समझ लीजिए जी। सुधांशु त्रिवेदी, वक्फ झांकी है, आगे क्या बाकी है? वक्त आने पर बता।
वे हमारे तो प्रधानमंत्री है। आपने पूछा सवाल हमसे क्यों है? सुनिए, इसलिए कि आपके यहाँ अभी हसरतें हैं होने की, हमारे यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए अंतर है। अब पूछ लिया, आपके आपने पूछ हसरतें लिया, होने की। आपने पूछ अब लिया। सुनिए, गिव अप हो चुकी सुनिए। है। अब आप बता दीजिए ना, अरे भाई, आपका कि सवाल क्या आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए मोदी जी और अमित शाह में अरे कौन है? हमारे यहाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किंतु परंतु नहीं है। आप क्या हसरतें लिए हुए 1 दर्जन लोग खड़े हुए हैं इंडी गठबंधन में। अरे ठीक शायद है, मेरे ही भाग से छीका फूट जाए। जी जी, ये कह रहे हैं आपका सवाल- राजनाथ सिंह ने गिव अप कर दिया। अगला नहीं, सवाल, आपने सवाल क्या किया था? अगला सवाल और आखिरी सवाल, अगला सवाल और आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर हैं? आपकी राय के अंदर एक को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश यादव, चूंकि कम से कम कुंभ में स्नान करने तो गए, धन्यवाद। वो तो गए नहीं स्नान ओके करने। ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जबरदस्त तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे तीनों सांसदों का। बहुत अच्छी चर्चा रही और तीनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका जी, इमरान मसूद जी, अभिनंदन आपका।